आज का टॉपिक है रुद्धोष्म विचुंबकन से शीतलन। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। अनुचुंबकीय पदार्थ के रुद्धोष्म विचुंबकन से शीतलन क्यों उत्पन्न होती है? इस सिद्धांत के आधार पर न्यून ताप प्राप्त करने की प्रायोगिक विधि का वर्णन करें। इस विधि का क्या महत्व है? शीतलन के लिए ऊष्मागतिकी के आधार पर व्यंजक स्थापित करें। सबसे पहले हम सिद्धांत देखते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ के रुद्धोष्म विचुंबकन से शीतलन क्यों उत्पन्न होती है। इसका क्या सिद्धांत है? डिबाई और गाइक ने बताया कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो इसके अणु, जो कि एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, वो क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के अणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। उसका कुछ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है और जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित क्षेत्र में रखते हैं, उसको चुंबकित किया जाता है, तो ये चुंबकीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। इसके लिए पदार्थ पर कार्य किया जाता है जो पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, जिससे पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। यदि आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तो ताप बढ़ जाता है। अब यदि चुंबकित पदार्थ को कम ताप पर रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा शीघ्रता से विचुंबकित किया जाता है तो पदार्थ का ताप कम हो जाता है। इस प्रक्रम में कार्य पदार्थ के द्वारा किया जाता है, जिससे इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है एवं इस कारण से पदार्थ का ताप कम हो जाता है। यह घटना चुंबकत्व कैलोरिक प्रभाव कहलाती है। विचुंबकन जितने कम ताप पर किया जाता है, ताप में गिरावट उतनी ही अधिक होती है। तो यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं तो उसका ताप थोड़ा बढ़ जाएगा। अब यदि उसको ठंडा कर लिया जाए और फिर रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा पदार्थ को विचुंबकित किया जाए तो इसके ताप में कमी हो जाएगी। प्रयोग। डिबाई तथा गाइक द्वारा दिए गए सिद्धांत के आधार पर न्यून ताप प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयोग किए गए। साइमन तथा कुर्तो द्वारा किए गए प्रयोग को इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। P एक अनुचुंबकीय पदार्थ है जो कांच की नली A में रखा गया है। यह प्रायोगिक व्यवस्था है रुद्धोष्म विचुंबकन की प्रक्रिया के द्वारा शीतलन उत्पन्न करने की, कम ताप उत्पन्न करने की। P पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, जिसका रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा विचुंबकन कर कम ताप उत्पन्न किया जाना है। और यह
अनुचुंबकीय पदार्थ P एक नली A के अंदर रखा गया है और नली A हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये दीवार फ्लास्क B, C और D के अंदर रखी गई है। नली A है, इसके बाहर दीवार फ्लास्क B है, उसके बाहर दीवार फ्लास्क C है और उसके बाहर दीवार फ्लास्क D है। तो नली A के अंदर अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है P, और इस नली A को दीवार फ्लास्क B, C और D के अंदर रखा गया है। दीवार फ्लास्क B के अंदर द्रव हीलियम है, दीवार फ्लास्क C के अंदर द्रव हाइड्रोजन है और दीवार फ्लास्क D के अंदर द्रव वायु है। नली A दीवार फ्लास्क B, C और D से घिरी है, जिनमें क्रमशः द्रव हीलियम, द्रव हाइड्रोजन व द्रव वायु भरी है। संपूर्ण उपकरण को शक्तिशाली विद्युत चुंबक के ध्रुवों N व S के मध्य रखते हैं। यह पूरा उपकरण एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव N और S के बीच रखा गया है। N नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और S साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। ये दो ध्रुव हैं किसी शक्तिशाली चुंबक के, इसके बीच ये पूरा उपकरण रखा गया है। सर्वप्रथम नली A में हीलियम गैस भरते हैं, जिससे पदार्थ द्रव हीलियम के ऊष्मीय संपर्क में आ जाता है एवं इसका ताप 0.8 डिग्री केल्विन हो जाता है, जो कि द्रव हीलियम का ताप है। तो नली A के अंदर हीलियम गैस भर देते हैं और यह नली A दीवार फ्लास्क B के अंदर रखी गई है और दीवार फ्लास्क B में द्रव हीलियम है। नली A के अंदर जैसे ही हम हीलियम गैस भरते हैं तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस P यह द्रव हीलियम के संपर्क में आ जाएगा और इसका ताप उतना ही हो जाएगा जितना द्रव हीलियम का ताप है, जो काफ़ी कम ताप है, 0.8 डिग्री केल्विन। अब चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र इस क्रम का लगाने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकन होता है। पहले यह अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकित किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र लगाकर। तो 1 टेस्ला के ऑर्डर का, इसके क्रम का चुंबकीय क्षेत्र लगाकर इसको अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं। इससे इसका ताप बढ़ जाता है। उत्पन्न ऊष्मा हीलियम गैस द्वारा द्रव हीलियम को दे दी जाती है एवं चुंबकित पदार्थ का ताप पुनः 0.8 डिग्री केल्विन हो जाता है। तो जैसे ही अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करेंगे, इसका ताप कुछ बढ़ जाएगा, परंतु वह ऊष्मा पदार्थ के द्वारा द्रव हीलियम को दे दी जाएगी और थोड़े समय के पश्चात अनुचुंबकीय पदार्थ का ताप फिर से 0.8 डिग्री केल्विन, जो द्रव हीलियम का ताप है, उसके बराबर हो जाता है। अब हीलियम गैस को निर्वात पंप की सहायता से नली A से बाहर कर देते हैं। नली A निर्वात पंप से जुड़ी हुई है। निर्वात पंप की सहायता से इस हीलियम गैस को, जो नली A के अंदर भरी गई थी, बाहर निकाल दिया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र को हटाकर
चुंबकित पदार्थ का रुद्धोष्म विचुंबकन करते हैं, जिससे इसका ताप गिर जाता है। अभी तो यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया था। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को अचानक हटा देंगे, यह विचुंबकित हो जाएगा और यह विचुंबकन रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा है। ऊष्मा न तो इस पदार्थ को दी जा सकेगी और न ली जा सकेगी, क्योंकि जो हीलियम गैस भरी गई थी वो अब निकाल के बाहर कर दी गई है। तो पहले इस P पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र लगाकर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र लगाकर इसको चुंबकित करते हैं, जिससे ताप थोड़ा इसका बढ़ जाता है। और क्योंकि नली ए में हीलियम गैस भरी हुई है, जिसके कारण यह पदार्थ P द्रव हीलियम के संपर्क में है, जो दीवार फ्लास्क B के अंदर भरी गई है। तो यह अपनी ऊष्मा इस द्रव हीलियम को दे देता है और थोड़ी देर के पश्चात इसका ताप पुनः द्रव हीलियम के ताप के बराबर 0.8 डिग्री केल्विन हो जाता है। अब हीलियम गैस को निर्वात पंप की सहायता से नली ए से बाहर निकाल देते हैं। नली ए में अब निर्वात है और अब चुंबकीय क्षेत्र को हम अचानक हटा दें, यानी अब हम इस पदार्थ P का विचुंबकन कर रहे हैं और रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा विचुंबकन कर रहे हैं। तो इस प्रक्रम के कारण इसका ताप अब कम हो जाएगा और यह ताप कम होकर 0.25 डिग्री केल्विन हो जाता है। ताप का मान ज्ञात करने के लिए नली ए के चारों ओर तारों की कुंडली लपेटी हुई होती है, जिससे चुंबकीय प्रवृत्ति काई, यह X जैसा जो लिखा है यह काई है, चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति काई को ज्ञात करने के लिए हम इस नली ए के चारों ओर एक कुंडली लपेट लेते हैं। ये जो 3 सर्किल दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं, यह वास्तव में एक कुंडली है, कॉइल है। और इस कुंडली की सहायता से हम चुंबकीय प्रवृत्ति मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई ज्ञात करते हैं। और क्यूरी के नियम के अनुसार यह चुंबकीय प्रवृत्ति काई बराबर होगी C/T। यह चुंबकीय प्रवृत्ति काई 1/T के समानुपाती है, यानी परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती है। C समानुपाती नियतांक है, जिसको क्यूरी का नियतांक कहते हैं। तो यह क्यूरी का नियम है। चुंबकीय प्रवृत्ति काई T के व्युत्क्रमानुपाती है और यह बराबर है C/T। C क्यूरी नियतांक है। तो हम यदि चुंबकीय प्रवृत्ति काई ज्ञात कर लेते हैं, तो इस क्यूरी के नियम की सहायता से हम T ज्ञात कर सकते हैं, इस पदार्थ का ताप। तो क्यूरी के नियम की सहायता से ताप ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि से कुछ फिटकरियों जैसे क्रोमियम, एल्यूमिनियम, एलम का उपयोग कर 0.0014 डिग्री केल्विन तक का न्यून ताप उत्पन्न किया जा चुका है। अब हम शीतलन के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर कूलिंग, कितनी शीतलन होगी, कितना ताप में कमी होगी। dt ताप में परिवर्तन कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ पर H चुंबकन क्षेत्र लगाया जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ को पहले चुंबकित करते हैं चुंबकन क्षेत्र लगाकर। तो यदि चुंबकन क्षेत्र मैग्नेटाइजिंग फील्ड H है, तो इसकी चुंबकन तीव्रता
m में dm वृद्धि हो जाती है। जैसे ही चुंबकन क्षेत्र H लगाएंगे, इसकी चुंबकन तीव्रता m बढ़ जाएगी। मान लिया m में dm वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रम में पदार्थ पर बाह्य चुंबकन क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य H dm होगा। यदि H चुंबकन क्षेत्र है और dm m में परिवर्तन है, m चुंबकन तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पदार्थ पर किया गया कार्य H dm होगा। या पदार्थ के द्वारा किया गया कार्य, जिसको हम dw से लिखें, यह बराबर होगा -h dm, क्योंकि h dm पदार्थ पर किया गया कार्य है। इसलिए पदार्थ द्वारा किया गया कार्य यदि हम लिखें dw से, तो यह बराबर है -h dm। और हम जानते हैं कि यदि P दाब है और आयतन में dv परिवर्तन करते हैं, तो पदार्थ के द्वारा किया गया कार्य dw बराबर होता है P dv। तो dw बराबर है -h dm, इसको समीकरण 1 लिखें, और dw यही बराबर है P dv, इसको समीकरण 2 लिखें। तो यदि हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, तो हम देखते हैं कि P के स्थान पर -h है और V के स्थान पर m है। तो हम ऊष्मागतिकी के नियमों का उपयोग कर सकते हैं। P की जगह पर हमें उपयोग में लाना होगा -h और V की जगह पर काम में लेना होगा m। h चुंबकन क्षेत्र है और m चुंबकन तीव्रता है। अब हम मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध से मैक्सवेल का ये ऊष्मागतिक संबंध अब काम में लेते हैं। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एस एट कांस्टेंट पी। ये मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध 4 राशियों में संबंध है, पी, वी, टी और एस। चारों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो ये होगा पी एस टी वी। इस संबंध को हम ध्यान से देखें तो यह जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है पी एस टी वी, ध्यान दें पी एस ये लेफ्ट से राइट की ओर नीचे लिखा है और टी वी ये लेफ्ट से राइट की ओर ऊपर की ओर लिखे हुए हैं। और लेफ्ट में क्योंकि P के साथ डिफरेंशिएशन है और राइट में S के साथ डिफरेंशिएशन है, तो लेफ्ट में जब P के साथ डिफरेंशिएशन है तो S कांस्टेंट लिया है और राइट में जब S के साथ डिफरेंशिएशन है तो P कांस्टेंट लिया है। इस मैक्सवेल के ऊष्मागतिक संबंध का यदि हम उपयोग करें और यहाँ से हम देखें कि P की जगह हम -h लिख लें और V की जगह m लिख लें, P को -h से और V को m से प्रतिस्थापित करने पर यह समीकरण अब इस तरह का बन जाएगा, -डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच एट कांस्टेंट s इक्वल टू डेल्टा m अपॉन डेल्टा s एट कांस्टेंट h। P की जगह -h और V की जगह m रखने पर या डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच एट कांस्टेंट s बराबर हो गया -डेल्टा m अपॉन डेल्टा s एट कांस्टेंट h। माइनस साइन अभी दूसरी तरफ ले गए हैं क्योंकि हमें डेल्टा टी ज्ञात करना है, ताप में परिवर्तन कितना होगा, और वो भी डेल्टा एच के साथ। एच चुंबकन क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं तो टी ताप में परिवर्तन हो रहा है, तो हमें डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच ज्ञात करना है। डेल्टा टी ताप में परिवर्तन है और डेल्टा एच चुंबकन क्षेत्र में परिवर्तन है। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच बराबर है
माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एस एट कांस्टेंट एच। ऊपर और नीचे डेल्टा टी से भाग दे दें तो यह हो गया माइनस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी और नीचे हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से ऊपर और नीचे भाग दिया, माइनस हमने ऊपर की तरफ रख लिया है। टी से ऊपर और नीचे गुणा कर दें, अंश और हर में टी से गुणा करने पर यह अब इतना हो गया है माइनस टी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट एच डिवाइड बाई टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट एच। नीचे वाली राशि में टी डेल्टा एस बराबर होगा डेल्टा क्यू, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डी क्यू बराबर टी डी एस। तो नीचे टी डेल्टा एस को हमने डेल्टा क्यू लिख लिया है और यही नीचे हर में जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आ रहा है यह बराबर है एम सी एच। सी विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से विशिष्ट ऊष्मा सी की परिभाषा आती है डी क्यू बराबर एम सी डी टी। इससे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर होगा एम सी और सी को लिखा है सी एच, क्योंकि ये जो विशिष्ट ऊष्मा सी है यह कांस्टेंट एच के लिए है, क्योंकि नीचे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के साथ लिखा है कांस्टेंट एच, इसलिए हमने नीचे सी के साथ भी एच लिखा है। यह विशिष्ट ऊष्मा है जबकि चुंबकन क्षेत्र एच नियत रहता है। नियत चुंबकन क्षेत्र एच पर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सी एच का मान इतना है 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी और यह आती है डी क्यू बराबर एम सी डी टी फार्मूले से। अब चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा यह है, चुंबकीय प्रवृत्ति काई बराबर होती है m अपॉन एच। यदि h चुंबकन क्षेत्र लगाया जाए और m चुंबकन तीव्रता है तो चुंबकन तीव्रता m और चुंबकन क्षेत्र h का अनुपात यही काई चुंबकीय प्रवृत्ति है और क्यूरी के नियम से यही काई चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर है c अपॉन टी के, जहाँ c क्यूरी नियतांक है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा तो है काई बराबर m अपॉन एच और क्यूरी के नियम से यह बराबर है c अपॉन टी। c यहाँ पर क्यूरी नियतांक है, इससे m बराबर होगा सी एच अपॉन टी और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट एच। डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट एच यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है। अब ये m का मान है सी एच अपॉन टी, इससे हम डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इसका t के साथ डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं h को कांस्टेंट रखते हुए। c तो कांस्टेंट है ही, तो c और h दोनों कांस्टेंट है। डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट h बराबर होगा माइनस सी एच अपॉन टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी का डिफ्रेंशिएशन है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी का यह मान जो है माइनस सी एच अपॉन टी स्क्वायर इस समीकरण में रख दें, समीकरण 4 में, तो हमें मिलेगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच एट कांस्टेंट एस बराबर होगा, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट एच का ये मान रखा, तो हमें मिलेगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एच एट कांस्टेंट एस इक्वल टू माइनस टी अपॉन एम सी एच इंटू माइनस सी एच अपॉन टी स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ पर दो जगह सी आ रहा है, एक तो केवल सी लिखा है, यह तो क्यूरी नियतांक है, और एक सी एच लिखा है
तो यह विशिष्ट ऊष्मा है नियत H के लिए, चुंबकन क्षेत्र के नियत मान के लिए। यह बराबर हो गया अब C/mCh इंटू H/T। एक T कैंसिल हो गया है। अब हम T को डेल्टा T के साथ ले लें लेफ्ट हैंड साइड में, और डेल्टा H जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं, तो T डेल्टा T बराबर हो गया C/mCh इंटू H डेल्टा H। डेल्टा T के साथ T की टर्म लिख ली और डेल्टा H के साथ H की टर्म लिख ली। रुद्धोष्म विचुंबकन के प्रक्रम में चुंबकन क्षेत्र का मान H से 0 होने पर ताप यदि T1 से T2 हो जाता है तो समीकरण 7 का समाकलन करने पर, रुद्धोष्म विचुंबकन जब हम करते हैं तो विचुंबकन का मतलब है कि चुंबकन क्षेत्र खत्म कर दें। यदि चुंबकन क्षेत्र H लगा हुआ है इसको 0 कर दें तो पदार्थ का ताप मान लिया T1 से बदलकर T2 हो जाता है। तो हम इस समीकरण का समाकलन कर रहे हैं तो हमें मिलेगा इंटीग्रल T डेल्टा T और लिमिट है T1 से T2। पहला इंटीग्रल dt T के लिए है और T की लिमिट रखें T1 से T2। ताप T1 से बदलकर T2 हो गया है। और राइट हैंड साइड में इंटीग्रल H डेल्टा H है, तो H का मान शुरू में H है जब चुंबकन क्षेत्र लगाया गया है, और फिर जब विचुंबकन किया यानी चुंबकन क्षेत्र हटा दिया तो H का मान 0 हो गया है। तो H की लिमिट तो H से 0 है और T की लिमिट T1 से T2 है। इंटीग्रल T dt ये T²/2 होगा, लिमिट है T1 से T2। और इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रल H dH ये H²/2 होगा, लिमिट है H से 0। लिमिट रखने पर यह मान आ गया हाफ इंटू T2² माइनस T1²। और राइट हैंड साइड में है C/mCh माइनस H²। लिमिट रखने पर माइनस H²। पहले H की जगह 0 रखेंगे और फिर माइनस और फिर H की जगह H रखेंगे। 2 कैंसिल हो जाएगा और T2² माइनस T1² बराबर आएगा माइनस CH²/mCh, या T2² बराबर हुआ T1² माइनस C/mCh इंटू H²। T1² कॉमन ले लें, हालांकि कॉमन है नहीं, फिर भी T1² यदि हमने कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस C/mCh और H² था तो T1² क्योंकि कॉमन लिया है इसलिए H²/T1² रहेगा, जिसको हमने लिख लिया है H/T1²। और इसका अंडर रूट ले लें तो T2 बराबर हुआ T1 इंटू 1 माइनस C/mCh इंटू H/T1², और इस पूरी क्वांटिटी का अंडर रूट। स्पष्ट है कि T2 T1 से छोटा है, क्योंकि T1 इंटू 1 माइनस समथिंग, इसलिए T2 T1 से छोटा है। T2 इज लेस देन T1, अर्थात रुद्धोष्म विचुंबकन से ताप कम हो जाता है। समीकरण 8 से स्पष्ट है कि ताप में अधिक कमी हो, इसके लिए चुंबकन क्षेत्र H का मान बहुत अधिक व पदार्थ का प्रारंभिक ताप T1 बहुत कम होना चाहिए। यदि हमें ताप में अधिक कमी करनी है, T2 बहुत कम तब हो पाएगा जब H का मान बहुत ज़्यादा हो और T1 का मान बहुत कम हो, तब ताप में अधिक कमी होगी। तो ताप में यदि हमें अधिक कमी लानी है तो हमें चुंबकन क्षेत्र H का मान अधिक रखना है और T1 जो कि पदार्थ का प्रारंभिक ताप है यह कम रखना है।
तो स्पष्ट है कि ताप में अधिक कमी हो, इसके लिए चुंबकन क्षेत्र H का मान बहुत अधिक हो और पदार्थ का प्रारंभिक ताप T1 बहुत कम होना चाहिए। साधारण प्रारंभिक ताप पर ताप में कमी नगण्य होती है। तो इस तरह से हम रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन उत्पन्न कर सकते हैं, ताप में कमी कर सकते हैं। और ताप में कमी यदि हमें अधिक चाहिए तो ज़रूरी है कि H चुंबकन क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो और T1 पदार्थ का प्रारंभिक ताप ये काफ़ी कम हो।